हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जयंत गोस्वामी। और आप अब पर्यावरण के पार्ट 1 सीरीज को देख रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 सीरीज में हम लोग ये सब क्वेश्चंस को समझेंगे। तो देखो, क्वेश्चन है, पर्वत आरोही को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो खड़ी चढ़ाई की, बर्फीली हवाई, ऊंचाई पर वायुदाब का कम होना, उपरोक्त सभी। तो देखो, पर्वतारोही जो होते हैं तो उसके ये सारी कठिनाइयों का सामना किस प्रकार करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप मान के चलो आप एवरेस्ट पे चढ़ाई कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं कि जैसे पहाड़ नॉर्मल हम लोग गांव वगैरह में देखते हैं या छोटे मोटे क्षेत्र में देखते हैं कि वो एक इस टाइप का होता है, एक ढलान टाइप का होता है। लेकिन आप आप जब बर्फीले पहाड़ों में चढ़ेंगे तो आपको सीधा एकदम खड़ी चढ़ाई देखने को मिलेगा, जैसे कोई दीवार है और वो भी बर्फीला वाला। सोचिए, तो उसके लिए तो बहुत सारे उन लोग के पास सामान रहता है चढ़ने के लिए। और बर्फीली हवाएं, हाँ बर्फीली हवाएं, अगर एवरेस्ट पे चढ़ोगे तो कभी भी कहीं से आपको हवाएं आ सकती है, बर्फीली हवाएं आ सकती है। ऊंचाई पर वायुदाब कम होना, ऊंचाई पर जाओगे तो आपका वायुदाब कम हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल कम हो सकता है, क्योंकि जो हम लोग जहाँ पर एकदम नीचे रहते हैं वहाँ पर वायु का जो दबाव है चारों ओर से एक प्रकार से इस तरह से हम लोग को जकड़ के रखा है। लेकिन जितना ऊंचाई पे जाएंगे वायुदाब का कम होता है और जिसके कारण ऑक्सीजन में भी कमी आती है। तो खैर ये सारे प्रॉब्लम को सहना पड़ता है पर्वतारोही को। और आजकल तो माउंटेनियरिंग क्रेज़ हो गया है, काफ़ी लोग करते हैं माउंटेनियरिंग, मतलब कि पहाड़ों पे चढ़ना वगैरह वगैरह, और बहुत एडवेंचरस भी है। मतलब वो चढ़ना भी कभी अच्छा लगता है। मुझे खुद मेरा इच्छा है कि मैं भी करूँ थोड़ा बहुत। तो खैर अब दोनों क्वेश्चन नंबर 122 पे चलते हैं हम लोग। मतलब एक प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग के लिए 2 है। तो पर्यावरण अध्ययन के संकल्पनाओं और मुद्दों, हाँ, पर्यावरण अध्ययन के संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों। बात समझते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा है, क्यों। चलो समझते हैं इसको। यह शिक्षण अधिगम का एक अच्छी युक्ति है। यह पाठ्यक्रम के भार को कम करते हैं। सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन या के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया है। इस आयु इस आयु वर्ग में बच्चे अपना परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। देखो, पर्यावरण अध्ययन संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्योंकि जो इस आयु के वर्ग के बच्चे हैं वो अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। ठीक है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसको मैं नेक्स्ट टाइम आपको थोड़ा डिटेल्स में जाऊंगा। वैसे जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि हम लोग अगर 1 to 5 पर्यावरण रखते हैं, हमारी दुनिया एक किताब आता है। ठीक है, तो बस शायद उसी आयु वर्ग के बच्चे को कह रहे हैं। तो इसको थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे तो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मौका मिले तो मैं दोबारा इसको समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर ये तीसरा, एक्चुअली 123 में क्या है। तो नीचे दिए गए शहरों में किस एक में रेत के पहाड़ है जिन्हें हम रेत के टीले कहा जाता है और पाए जाते हैं। तो ये है बर्लिन, थिम्पू, काबुल या अबू धाबी। तो ठीक है, इसको समझते हैं। देखो, ये डी नंबर में है, 123 में जो आंसर है। देखो, रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है वो अबू धाबी में पाए जाते हैं। अबू धाबी ऐसा शहर है जहाँ चारों ओर दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देता है। अबू धाबी में केवल खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं। तो आपको पता चल गया किस तरह से अबू धाबी जो एक मतलब एक ऐसा देश है जहाँ कर आपको दूर दूर तक, सॉरी, यहाँ पर बताया गया एक ऐसा शहर है जहाँ दूर दूर तक क्या है कि आपको रेत के टीले देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं गलती से देश कह दिया। ये देखो,
नीचे दिए गए शहरों में, क्या है, नीचे दिए गए शहरों में, है ना। तो अबू धाबी एक ऐसा शहर हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग का क्या है 124 जो है क्वेश्चन में क्या बताया गया देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों का स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों। फिर से समझते हैं। पर्यावरण अध्ययन, जस्ट वेट, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषय के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों, ठीक है। तो देखो क्या है कि बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंत संबंधित को समझ के विकास के लिए उपविषयों की तुलना, हाँ, just a minute। विषय की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए और बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। तो चलिए समझते हैं कि ये थीम क्यों होता है। देखो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि थीम क्या है। देखो पर्यावरण अध्ययन में थीम क्या है, तो देखो ये इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा ए। तो बच्चे के स्थानीय परिवेश के मुद्दे से जुड़े हुए अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। देखो मतलब पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के उपविषय के स्थान पर थीम को प्रस्तावित क्यों किया जाता है। थीम बेसिकली क्या है कि मान के चलो एक छोटा सा कहानी दे दिया कि राजू गर्मी के दिनों में अपने मामा घर गए हैं या अपने चाचा के घर गए, इस टाइप का एक थीम दे दिया गया है। तो वहाँ पर क्या है, वो अगर क्लास 2 का है या क्लास 3 का है तो उसी स्टूडेंट को मतलब डिनोट करता है, उसी को समझाने करता है कि जैसे देखो क्लास 2 का या क्लास 3 का एकदम एक ही टाइप का दिया जाता था कि नॉर्मली क्या होना चाहिए, उसको जोड़ने का कोशिश करते कहानी के रूप में, एक थीम के रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे क्या है बच्चे अपने आप को समझ, मतलब कि अपने आप को उसी जगह को मतलब आप पाए, समझ पाए। और मैं अगर मैं खुद टीचर हूँ तो मैं खुद समझ पाता हूँ कि मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं खुद उस बच्चे के साथ उसको कोरिलेट करने का कोशिश करता हूँ। और शायद मैं थोड़ा बहुत सही करता हूँ नहीं करता हूँ तो आप लोग बताएंगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उसके साथ कोरिलेट करूँ और उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस पिक्चर में डाल पाऊँ कि उस जगह राजू नहीं है, तुम हो, तुम अगर होते तो क्या क्या करते। तो खैर ये चीज़ है। और ये ए नंबर हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो देखो 125 में क्या है, 125 को समझते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। तो हम लोग समझते हैं कि कौन 6 मुख्य थीमों में से, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, हम तो काम और खेल, भोजन और आवास। तो देखो निम्नलिखित में कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से नहीं है। मतलब बेसिकली ये जो थीम है, देखो थीम क्या, जैसे हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये एक थीम हो गया, काम और खेल, भोजन, आवास, तो ये कौन वाला नहीं है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले देखो ईवीएस जो होता है, सभी अपने अपनी स्टेट बोर्ड का जो है अपना ईवीएस किताब पढ़ने का कोशिश करेंगे और साथ ही साथ 1 to 5 के अंदर। और एक चीज़ मैं बता दूं कि आप कोशिश करो कि जहाँ से भी मिले आप एनसीईआरटी के जो ईवीएस किताब है उसको आप सिंपल रीडिंग करो, ठीक है। हो सके तो घर में कोई अगर बच्चा है तो उसको आप समझाओ, इससे ज़्यादा आपको नॉलेज इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो देखो वर्तमान पाठ्यक्रम के अध्ययन पाठ्यक्रम को 6 में मुख्य थीमें में बांटा गया है। देखो जो ये मुख्य थीम क्या क्या है, परिवार एवं मित्र, भोजन है, पानी है, आवास है, यात्रा है और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो बेसिकली ये 6 थीम है। पहले भोजन एवं परिवार एवं मित्र, कि हम लोग अपने परिवार और मित्र के साथ कैसे रहते हैं। भोजन किस प्रकार से हम लोग को जरूरी है, पानी कितना आवश्यक है, आवास किस लिए जरूरी है, यात्रा किस प्रकार से हमें हेल्प करता है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ये सारे जो चीज़ होता है मैन्युफैक्चर देखते हैं तो कैसे, ये बच्चे का नॉर्मल क्वेश्चन आता है। वर्तमान अध्ययन में पाठ्यक्रम में काम और खेल जो थीम है, काम और खेल, ये थीम
नहीं है तो आपको पता होना चाहिए बी नंबर में है, इसलिए बी जो है आंसर नहीं होगा। ठीक है, देखो निम्नलिखित कक्षा में, तो ये आंसर तो आपको पता हो गया कि ये क्या होगा, कि काम और खेल। ठीक है, तो बी नंबर हो गया। निम्नलिखित कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्याय विषय के संदर्भ में सच है। देखो फिर से समझते हैं, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के विषय के संदर्भ में सच है, कौन वाला चीज़ सच है? तो कक्षा 1 और 2 पर्यावरण अध्ययन एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कक्षा 1 और 2, अच्छा कक्षा 1 और 2 एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। और 4 नंबर है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। तो ये क्वेश्चन आप सबसे पहले समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं जो कि कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय से संबंधित मुद्दों और संबंधों का, देखो कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जो हम लोग का 1 और 2 कक्षा होता है उसमें भाषा और गणित में ही पर्यावरण के मुद्दों को थोड़ा बहुत उठाने की कोशिश किया गया है। आगे एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक में भाषा और गणित के ऐसे क्रियाकलाप दिए हैं जिससे पर्यावरण के मुद्दों को समेकित करने में सहायता मिलेगी। तो हम लोग का जो पर्यावरण अध्ययन है हमारी दुनिया किताबें बेस, तो आपको पहले जो एक किताब मिलता है 1 और 2 में बच्चों के लिए, उसमें भाषा और गणित में ही अधिक से अधिक पर्यावरण रिलेटेड जो भी खैर जो भी चीज़ें उसमें ही समझने की कोशिश किया है। ठीक है, और फिर हमारी दुनिया की, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि हमारी दुनिया की जो किताब है क्लास 3 से आती है। और ख़ास में एनसीईआरटी मैं एक चेक तो नहीं किया हूँ, तो कर भी मैं अपनी इस तरह से बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग खुद चेक कर लेना इसको। ठीक है, और क्योंकि 1 और 2 जो है मैं तो काफ़ी कम पढ़ाया हूँ, बहुत ही जूनियर क्लास हो जाता है, लेकिन पढ़ाया हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन किताबों को उतना ध्यान से, सिर्फ मैथ्स को ध्यान दिया हूँ मैंने। तो ऐसे है कि थोड़ा बहुत हेल्प करने का मौका मिले। और खैर तो इसके बारे में अभी ज़्यादा नहीं कहेंगे। ठीक है, तो हम अभी देख ही लेते हैं कि ऐसा है कि या नहीं है। हाँ तो दोस्तों, मैंने अभी आप ये वीडियोस पॉज करके मैंने देख लिया। ठीक है, कि पहले आप देखिए झिलमिल नाम का किताब है और ये किताब है मतलब गणित का है। ठीक है, तो मैंने देखा कि हाँ 2 ही किताब होता है कक्षा 1 और 2 में, उसी में ही पर्यावरण अध्ययन को सम्मिलित करने की कोशिश की है, और क्लास 3 से ईवीएस होता है। ठीक है, ऐप में मैंने देख लिया, एक दीक्षा नाम का ऐप होता है। ठीक है, तो उसमें मैंने अभी तुरंत देखा। खैर ठीक है, तो अब नेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ तो देखो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा बहुत फिर से समझा देता हूँ। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। ये क्या सच है कि कक्षा 1 और 2 ने पर्यावरण अध्ययन के एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो ये भी तो नहीं है। ठीक है, इसका आंसर कक्षा 1 और 2, हाँ कक्षा 1 और 2 ने एक ही विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन को समझने के लिए आसान नहीं है, या पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा ही होता है। देखो यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों को संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता रहता है। तो बेसिकली क्या है कि भाषा और गणित के माध्यम से होता रहता है। इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग कोशिश करते हैं 127 को समझने के लिए। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। देखो निम्नलिखित में क्या
निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? फिर से समझते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो देखो, ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है पर्यावरण अध्ययन का ज्ञान। तो अब समझते हैं कि हाँ या ना। तो देखो, बच्चे की सक्रिय भागीदारी क्या होता है? बच्चे की सक्रिय भागीदारी है बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चाहर दीवारी से बाहर सीखना, बच्चे के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबोधित करना। ठीक है, तो ये जो है, तो इसमें देखो काफ़ी डिफिकल्टनेस आया है कि ये केवल ए आंसर होगा, केवल ए और डी, केवल ए बी सी। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में काफ़ी गहराइयाँ है, तो उस गहराई को समझते हैं कि क्या क्या गहराइयाँ है। कि निम्नलिखित में क्या एक पर्यावरण अध्ययन मतलब क्या पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंस दिया गया है। कौन सारा चीज़ जो है, बहुत सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग समझने का कोशिश करते हैं इसको। देखिए, तो क्या है कि पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बच्चों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना बच्चों की सक्रिय भाग ज्ञान पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना, समझ रहे हो, में बच्चों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, ज्ञान सृजन मतलब ज्ञान को एकदम क्रिएटिव करने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ज्ञान का सृजन के लिए बच्चों का क्रियात्मक रूप से शामिल होना आवश्यक होता है। क्रियात्मक मतलब उसमें भागीदारी लेकर एकदम क्रियात्मक एक्टिव होकर काम करना होगा। पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई को कक्षा के चार दीवारी को बाहर भी जोड़ा गया है, और चार दीवारी बाहर भी हम लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों में दिए गए क्रियाकलाप द्वारा बच्चे में अवलोकन क्षमता विकसित करने के लिए बाहरी परिवेश के बाग बगीचे, तालाबों, किनारे का भ्रमण आदि के अनुभवों से जोड़ने की आवश्यकता है। तो क्या है कि फिर से समझ लेते हैं इस लाइन को। पाठ्य पुस्तकों में दिए गए क्रियाकलापों द्वारा बच्चों में अवलोकन क्षमता विकसित करने के बाहरी परिवेशों, बाग बगीचे, तालाब के किनारे भ्रमण आदि के अनुभवों को जोड़ने की आवश्यकता है। तो देखो, बात यही है कि पर्यावरण जो हम लोग का किताब है, तो उसमें सिर्फ हम लोग का ओनली फॉर किताबी क्रिया ही नहीं बनाया है, उसका ज्ञान एक प्रकार से इतना विस्तृत है कि बाहर के साथ भी ऐड ऑन किया गया है, बाहरी क्षेत्र के साथ भी ऐड ऑन किया गया है। उसके साथ जो हम लोग का इस टाइप का मतलब कि एग्जाम्पल दिया है, ताकि हम लोग अवलोकन शक्ति बढ़ जाए, हम लोग का ऑब्जर्वेशन बच्चों को इस टाइप से हिट किया गया है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो उस चीज़ को समझ पाए, सामने वाले चीज़ों को अवलोकन करे। जैसे मैं पढ़ा रहा था एक दिन क्लास 3 में, तो क्लास 3 में एक चीज़ मैं पढ़ रहा था कि पहले मित्र वगैरह के मतलब जो हम लोग के परिवार में परिवार के जो सदस्य है उसको कैसे पहचाने, कौन दादा, कौन नानी, कौन चाचा। तो ये सारा चीज़ इस प्रकार से दिया गया है ताकि हम लोग अवलोकन शक्ति को बढ़ा पाए। तो इसका आंसर जा रहा है सी से। ठीक है, इसका आंसर जा रहा है सी से। तो हम लोग इसके बाद वाला नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए, व्हाट एवर यू हैव बुक्स, जो भी आपके पास बिग बुक्स है, आप उसको रीड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, तभी आपका एग्ज़ाम बेहतर हो सकता है। देखो, सी ए, ये सी में ए, सी और डी में आंसर दिया गया है, तो ये सी नंबर हो गया आंसर इसका 127 का। और हम लोग अब समझने का कोशिश करेंगे कि देखो, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन के ज्ञान की रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो बच्चे को सक्रिय भागीदारी के लिए, और उसके बाद देखो क्या है आंसर में, फिर सी है, तो सी हम लोग देखते हैं
पर्यावरण अध्ययन को कक्षा के चार दीवारों के बाहर भी सिखाना, बच्चा के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से सम्मिलित करना। लेकिन यहाँ पे बी क्रॉस हो रहा है कि बच्चों के ज्ञान को शिक्षक को ज्ञान से जोड़ना, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ इसलिए ये आंसर हो गया आपका ए, सी और डी, ठीक है। ओके।